सो दिस इज बेसिकली द एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रैक्टिस सेशन। जी हाँ, ये प्रैक्टिस सेशन हमारा है। क्यों है प्रैक्टिस सेशन है? क्योंकि सर खत्म हो गया चैप्टर। मैंने बताया था फाइनल लेक्चर कल ही हमारा हो चुका था, लेक्चर जो है वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब जो है जेई नीट एमयू ट्रिपल ई इनफ था, अप टू द मैक्स पढ़े हैं। और आज मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा। क्या डेमोस्ट्रेट करूंगा? ये चीजें कि मैंने जो पढ़ाए हैं वो एग्जाम में यूज होते हैं या नहीं। देखो डायरेक्ट रिजल्ट इतना मैक्सिमम मैंने उस चीज को पढ़ाया है, वो सब मुझे तो लगता है कि आज के मैं जितने 10 12 15 क्वेश्चन जो भी लिया हूँ, ठीक गिना नहीं हूँ मैं, जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ सब के सब तुमसे सॉल्व हो जाएंगे और कर भी लोगे एकदम आसानी से, एकदम मजेदार तरीके से, मस्त तरीके से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो दिस इज प्रैक्टिस सेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एज यूजुअल। जो मुझे जानते हैं जॉली गुड, जो नहीं जानते, मेरा नाम शुभम उपाध्याय है एंड आई एम योर एमयू ट्रिपल ई केमिस्ट्री एजुकेटर। आई एम अ जेईई मेन क्वालिफाइड कैंडिडेट। स्टैंडर्ड सा एग्जाम होता है भाई। और I am pursuing BTech from one of the prestigious institute, the rank one institute of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, that is IIT Lucknow। IIT का मतलब Institute of Engineering and Technology। दिस इज रैंक वन कॉलेज। ठीक है, सबको पता होगा। तो उस कॉलेज से मैं बीटेक परस्यू करता हूँ करेंटली। ठीक है, तो इतना इंट्रोडक्शन तो काफ़ी है यार, अभी से ज़्यादा क्या इंट्रोडक्शन। ठीक है, और सब तो बच्चे मुझे जानते हैं क्लास के। चलो तो शुरू करें। अगर शुरू करें तो आइए कमेंट सेक्शन देखते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, ये एसपीसी के लिए होता है वो। ठीक है, अगर शुरू करें तो बोलिए यस सर शुरू करें, एक बार हो जाए कमेंट सेक्शन में यस सर शुरू करें। शुरू किया जाए, प्रैक्टिस सेशन है तो एकदम कामली पढ़ेंगे, कोई लेक्चर तो है नहीं कि एकदम सीरियस। यस लेट्स स्टार्ट। ठीक है, फन तरीके से, बहुत मजेदार तरीके से हम सीखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर कल से नया चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, और मेरा प्लान है कि सोच रहा हूँ कि कल का जो नया चैप्टर है वो शुरू करूँ सोल्यूशन का। अच्छा बहुमत कहाँ है ये बताओ? चलो इसको बीच में करेंगे, पहले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं, बीच बीच में बातें होती रहेंगी। आइए तो हियर वी गो, पहला सवाल आने वाला है और पहला सवाल ये रहा। एमयू ट्रिपल ई 2017, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है क्योंकि मैंने बताया था कि ये चैप्टर जो है ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी आता है ना जी। तो एमयू ट्रिपल ई का ही सवाल है, तो जिनको शक होता था ना, ये एमयू ट्रिपल ई का सवाल लेके आया हूं इस बार। ठीक है, पहला सवाल, अ लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ 2000 दिस इज एंगस्ट्रॉम emit 0.5 joule energy, the number of photons emitted from the source will be। ठीक है, चलिए 1.5 या 2 मिनट लीजिए। ठीक है, रिस्पॉन्सेस मैं सबके देखता हूं और आंसर देने की कोशिश सब करेगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, अगेन आई एम रिपीटिंग। ठीक है, एक दो आंसर्स मिलेंगे, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, आप मिलाएंगे और फिर खुश रहेंगे। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो यू नीड मोर प्रैक्टिस। ठीक है, अ लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम emit 0.5 joule energy, the number of photons emitted from the source will be। चलिए भाई देखते हैं। ठीक है, आइए साथ में मैं सॉल्व भी करते चलता हूं, आप आंसर दे दीजिएगा, लास्ट में सबके रिस्पॉन्सेज को भी देखेंगे। देखो अब ये बहुत मस्त सा सवाल है। क्यों भाई? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था इसमें। देखो टॉपिक, पहले टॉपिक समझाते हैं। कौन सा टॉपिक का सवाल है? हाँ जी, कौन सा टॉपिक का सवाल है? अरे एनर्जी याद करो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैंने बताया था एनर्जी ऑफ फोटोन। बस अब एनर्जी ऑफ फोटोन का फार्मूला लगाइए और जो मैंने बताया था एकदम वही फार्मूला एग्जैक्टली यूज होगा। कौन सा भाई? याद करो मैंने क्या बताया था। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है? एनर्जी ऑफ फोटोन होती है एच न्यू। इसको क्या लिखा जा सकता है? एच सी बाई लेमडा। क्योंकि यहाँ वेवलेंथ दिया है इसलिए हम एच सी बाई लेमडा वाला टर्म इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल में से ढूंढेंगे हम कि क्या दिया है कि लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम, इट मींस लेमडा की वैल्यू दे दी गई बच्चों, कितनी? 2000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ठीक है, और एनर्जी की वैल्यू दे दी। देखो जूल, जूल मतलब एनर्जी भी दे दिया, लेकिन इस बार जूल में दिया है कितना? 0.5 जूल। चलिए जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पूछा। अब याद करो मैं तुमको क्या बताया था कि अगर सिर्फ एक सिंगल फोटॉन की एनर्जी देखा जाए तो E इक्वल्स टू एच न्यू होता है, मतलब एच सी बाई लेमडा होता है। तो अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स करूं तो लेट देयर एन बी द नंबर ऑफ फोटॉन। मैं जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है उसको क्या मान लेता हूं? एन मान लेता हूं। अब जब n जो है वो नंबर ऑफ फोटॉन है तो मैंने आपको बताया था कि एनर्जी जो होती है अगर n दे दिया हो तो आप आगे n से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस विल बिकम n एच सी बाई लेमडा। बिल्कुल है सर, यही n की वैल्यू पूछी है भाई। n की वैल्यू पूछी है तो ये फार्मूला को थोड़ा पलटिए तो लेमडा इंटू एनर्जी अपॉन एच सी हो जाएगा। अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, n ही तो पूछा है। जब हमसे n पूछा है तो लेमडा इंटू एनर्जी अपॉन क्या हो जाएगा? बोलो, एच सी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब याद करो, अब अगर तुम h की वैल्यू जो कि कितनी होती है?
6.6 इंटू 10⁻⁻34 रखोगे। सी की वैल्यू जो कि कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ रखोगे, तो यार ये एच और सी कितना बड़ा हो जाएगा, नहीं प्रोडक्ट है कि नहीं, बड़ा होगा ना। लेकिन याद करो मैंने एक ट्रिक भी दिया था तुमको, इस चीज को नहीं इस्तेमाल करेंगे, रुक जाइए। अगर आप ये कर रहे हैं तो रुक जाइए, बहुत गलत है आप। क्यों? क्योंकि समय लगेगा, बहुत खतरनाक वाला समय लगेगा। मैंने क्या बताया था कि अगर एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लें, अगर एंगस्ट्रॉम में है तो मैं एच सी को 1400 लिख सकता हूं, जहां लेमडा को मैं एंगस्ट्रॉम डाल दूंगा। पकड़ा गया। अब देखो एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है, लेकिन सर जी एनर्जी तो जूल में दी हुई है 0.5। अब मैंने तुमको ये भी बताया था कि जब जूल में दिया हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जरा 0.5 को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर लो। तो एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 अपॉन, बोलो, डिवाइड करते हैं ना। जब जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाना होता है तो याद करो मैंने लेक्चर में भी चीज पढ़ाई और वहां इसलिए ये चीज पढ़ाई थी। कितने से डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। सो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी वो कितनी होगी 10⁻⁻19। अब जहां एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वहां क्या पुट कर दीजिए 0.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, आगे क्या है एन है। अब एच सी का प्रोडक्ट 12400 अपॉन लेमडा एंगस्ट्रॉम में कितना दिया हुआ है 2000। अरे वाह, अब देखो कितना सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन हो गया। तो एक नया स्लाइड लेंगे, ठीक है, और इस नए स्लाइड में जो डेटा है उसको वापस से पुट करेंगे और आंसर लिखेंगे। तो अब देखो, तो अब यहां से अगर मेरे को n निकालना हो, n क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 2000। ठीक है, करो 0.5 इंटू 2000 अपॉन ये क्या हो जाएगा 12400, नॉट 000, 00 है ना, 12400। ठीक है 12400, और ये 1.6 क्या है इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा ना जी। देखो ऊपर क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ध्यान दो इस चीज में, देख लो ना। देखो अच्छा इस चीज को ऐसे रख लो 12400 है, और नीचे क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो अब सॉल्व कर लो इस चीज को, कितना सिंपल हो गया। देखो उतना बड़ा कैलकुलेशन करते उससे आसान तो यही है। अब यहाँ इतना सिंपल मैं तुमको करके दे दिया, अब जरा n की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है जल्दी से। वो छोड़ो, n की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, बस हेर फेर करना है इसके बाद। मैंने जो फॉर्मूला बताया, जो शॉर्ट ट्रिक बताया उसका इस्तेमाल करो। एच सी रखोगे हालत खराब हो जाएगी, एच बड़ा सी बड़ा फिर उसको कन्वर्ट करना, उतना मत करो। 0.5 अपॉन 2000 है, उसको करो फटाक से जल्दी से। कैलकुलेटर उठाते हैं, आइए हम भी आपके साथ करते हैं। 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2000, तो ऊपर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। चलो भाई ऊपर हो गया 1000, नीचे है 12400 इंटू 1.6। अब ये 10⁻19 है नीचे, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻+19 हो जाएगा। ऊपर 10⁻3 10⁻19 कितना हो जाएगा 10⁻, बोलो बोलो, ये 3 और ये तो 9 3 क्या होगा भाई, तो 10⁻22 हो जाएगा। नीचे 12400 इंटू 1.6। अब फटाफट फटाफट 12400 डिवाइडेड बाई 1.6, यानी ये 1/7750 इंटू 10⁻22। अब जरा डिवाइड कर दो, 1 कितना है 12400 मल्टीप्लाई बाई 1.6। ओह ज़्यादा गड़बड़ हो गया था क्या, ओके ओके कोई बात नहीं, ठीक है थोड़ा लेंदी है बट कोई बात नहीं। 12400 इंटू 1.6, तो ये कितना हो जाएगा 19848 इंटू 10⁻22। अब 1 से डिवाइड कर दीजिए, 1 डिवाइडेड बाई कितना है 19848। सो कुछ एक्सपोनेंट में पावर आएगी, ठीक है, समथिंग एक्सपोनेंट में इसकी पावर आएगी। अच्छा इस चीज़ को जरा सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर में ई की पावर में दिख रहा है इसलिए दिख नहीं रहा है। तुम लोग जरा इस चीज़ को सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ कि कितना आ रहा है वैल्यू। 5.04 इंटू 10⁻17। अच्छा और कोई, और किसी के आंसर्स अगर मैचेबल हैं ये आंसर्स तो बिल्कुल सही है, अगर नहीं है तो आपको कैलकुलेशंस में ध्यान देना पड़ेगा। प्रोसीजर मैंने सिखा दिया, मेन मोटिव है प्रोसीजर सीखना, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आएगी नहीं ये बताओ कैसे किया मैंने, कैलकुलेशन तुम करते रहना, इसका आंसर क्या, कॉन्सेप्ट बताओ कि कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं। सब लोग कि ये कॉन्सेप्ट जो मैंने अप्लाई किया है ये कैसे अप्लाई किया है, सब लोग कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं ये बताओ। थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है मानता हूँ, ठीक है, इसलिए फिजिक्स में अंदर ये सवाल आया था। मैं तुमसे यही पूछ रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं ये बताओ। कॉन्सेप्ट समझ आया, देखो मैंने पढ़ाया भी है डायरेक्टली, और वो जो पढ़ाई हुई चीज़ें बस उसी से एन चीज़ें पूछी हुई हैं, एन पूछा है, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। देखो नए बच्चे हैं वो तो पूरा सेशन देखेंगे तो ही आज का प्रैक्टिस सेशन समझ आएगा, ठीक है।
तो जो नए बच्चे हैं बस उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। सबको क्लियर है ना जी? ठीक है, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है ना? नहीं होनी चाहिए। बस आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब आपका एक कैलकुलेशन वाला पर्पज है, मैथ के स्टूडेंट है तो फटाफट करने आना चाहिए। ठीक है, हालांकि अब तो इंजीनियरिंग में हूँ तो मुझे आदत हो गई कैलकुलेटर ज़्यादा यूज़ करने की, क्योंकि इंजीनियरिंग में आपको कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर दिया जाएगा, ये फ़ोन वाला नहीं, इसीलिए। बट कोई बात नहीं, ठीक है, आप इस चीज़ को थोड़ा रैपिड रखिए और कैलकुलेशन थोड़ा तेज रखिए। ठीक है, हालांकि लेंदी सवाल था, अब नहीं लगता कितने लेंदी आएंगे, ऐसे आएंगे जो डेटा आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी तो मुझे लगता नहीं है। सर क्या कांस्टेंट की वैल्यू दी होगी? देखो समटाइम्स दी होती है, समटाइम नहीं दी होती है, तो मैं नोट करा दूं, अगर नोट करना है तो कर लो। आओ देखो, अगर नोट किसी को नहीं पता है तो देखो, एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और सी तो आपको पता है 3×10⁸। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप याद करके ही जाएं उस कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है ना? और अगर किसी को ये ट्रिक वाला नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप एच सी बाई लेमडा करिए, एन निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी इंटू लेमडा अपन एच सी कर दीजिए। ठीक है, अगर उससे सॉल्व हो जाए तो वो भी ठीक है। ठीक है, क्लियर? क्लियर, चलिए 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 आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, अगर आगे बढ़े तो बता दीजिए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, हैंड रेज करने का कोई मतलब नहीं है, जो भी है अगर डाउट वाउट है तो आप लिखो, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं देगा ना यार, प्लग इन है, प्लग इन है। ठीक है, ठीक है, ठीक, यस, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज MUEEE 2019। क्या बात है, बोला गया कैलकुलेट द रेडियस रेशियो। ओहो, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो। अब देखो कितना सिंपल है, ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ Be+3 आयन। क्या बोला है? सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन, मतलब हीलियम आयन He+ के लिए जो n की वैल्यू है वो 2 हो गई, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू 2। और बेरिलियम+3 के लिए n की वैल्यू कितनी है? 3। यानी ये सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। अब क्या पूछा है? कैलकुलेट द रेडियस रेशियो। अरे रे रे, अगर सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस को मैं R2 बोलता हूं और थर्ड ऑर्बिट रेडियस को मैं R3 बोलता हूं, सो याद करो क्या मैंने तुमको कराया है? R2/R3 याद है, मैंने कराया था। R1/R2 इज इक्वल्स टू N2/N1, याद है? बोलो 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 बोलो, स्क्वायर लगेगा ना, रेडियस में स्क्वायर होता है। याद देखो, ये झूठ मत बोलना, एक्सप्रेशन ढंग से कराया है ना? N1/N2 होता है, इसमें उल्टा नहीं होता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, N1/N2 होता है, सो डोंट वरी। ठीक है, अब कितना सिंपल हो गया, क्यों भाई? क्योंकि अगर R2/R3 बोला है, इट मीन्स N2 का स्क्वायर अपॉन N3 का स्क्वायर। अब बताओ, ये कोई सवाल था? N2 मतलब 2, सो 2 का स्क्वायर अपॉन N3 मतलब N3 मतलब 3, थर्ड ऑर्बिट, 3 का स्क्वायर, इट मीन्स 4/9। रेडियस रेशियो 4:9। सबका आया 4:9? अगर आया तो बधाई हो। क्यों? मैंने डायरेक्टली बताया है आपको, 4:9, 4:9, 4:9, 4। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो क्या है, क्या है? MUEEE 2019 क्या है भाई? कराया है मैंने, ये कराया है क्लास में, झूठ मत बोलना। कराया है, बहुत अच्छे से कराया है, कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो भी पढ़ाया था डायरेक्टली कि रेशियो जो होता है वो कैसे लिखते हैं। कराया है ना? बोलो बोलो, कराया है कि नहीं कराया? बिल्कुल 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 बिल्कुल। सबको सबको समझ आया कि ये जो 4:9 होगा वो कैसे होगा? 4:9 होगा तो कैसे होगा? बोलो। एनएथ रेडियस, यस, एनएथ रेडियस वाला टॉपिक, यस यस यस। देखो जो नए हैं, बिल्कुल बिल्कुल कहूंगा, देखो नए हैं, लेक्चर 11 लेक्चर है, ठीक है, और 11 का 11 यूट्यूब चैनल STBJ अकेडमी में पढ़ा हुआ है। तो अगर छूट गया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उस लेक्चर को करो, ठीक है, और करते रहो, तुम्हारा बैकलॉग है। लेकिन जो नए बच्चे हैं मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि क्या, कल से नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, उस टाइम कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, ठीक है। मोहम्मद यूसुफ, ठीक है, पहला दिन है, कोई बात नहीं, जो छूट गया कोई बात नहीं, छूट गया उसको आप आराम आराम से कवर अप करिए, ठीक है। आज का प्रैक्टिस सेशन है, देख लीजिए, समझ आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ आएगा तब आएगा जब आप लेक्चर को देखेंगे, ठीक है। जेड, यहाँ जेड नहीं भाई, यहाँ जेड, अच्छा जेड, जेड तो 1 है, अगर ऐसे भी निकालना चाहते हो तो जेड तो 1 हो गया ना, क्यों? क्योंकि चेक करो, देखो इस केस में, देखो सबसे बड़ी चीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है,
तो उसके लिए डायरेक्टली रेडियस रेशियो का मैंने फार्मूला तुमको करा दिया था, याद है, R1 अपन R2 इक्वल्स टू N1 अपन N2। अब यहाँ सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट का रेशियो पूछ जाएगा, तो आप डायरेक्टली Z से कोई मतलब ही नहीं है ना आपको, अब तो डायरेक्टली आप रेडियस रेशियो का टर्म यूज करिए जो आपको वो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था उसमें, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर से कंसिस्टेंट रहिएगा, ठीक है, यू मोहम्मद यूसुफ, ठीक। और अभी जो करेंटली जो सेशन है, ठीक है, उसमें अच्छा हाँ, अरे यहाँ एक Z2 का फैक्टर छूट गया ना, अरे अच्छा याद दिला दिया यार तुम तो, ओहो यहाँ एक Z2 का फैक्टर भी छूट गया ना, अरे वो तो मैं ध्यान ही नहीं दिया। एक सेकेंड, इसमें 4:9 वो थोड़ा मॉडिफाई करिए, 4:9 नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। Z1 Z2 भी तो फैक्टर होता है, मैं तो ध्यान ही दिया यहाँ, N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई Z2 स्क्वायर अपॉन Z1 स्क्वायर पे तो होता है, क्योंकि रेडियस के फार्मूले में ये भी तो होता है। अच्छा कोई बात नहीं, मॉडिफाई कर लीजिए इसको, 4/9 तो इधर हो गया, अब Z2 अपॉन Z1 कर लीजिए। अब Z पता, पहले Z पता कर लीजिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और बेरिलियम का 4 होता है, तो बस Z2 स्क्वायर है तो ऊपर क्या हो जाएगा Z2 स्क्वायर, तो Z2 कौन सा है, ये वाला, मतलब यहाँ Z2 Z3 नहीं है, यहाँ Z3 और Z2 है, तो Z3 क्या है ये वाला, तो ऊपर हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा क्या 2 2 जा 4। इसका रेशियो मुझे लगता है थोड़ा 1 के आसपास आ रहा है क्या, क्योंकि 9 9 कट जाएगा 4 4 कट जाएगा, जरा बताओ तो, उल्टा करोगे तो Z2 बाई Z1 था ना, हाँ तो वही तो मैंने किया है, 1 ही इलेक्ट्रॉन, नहीं इलेक्ट्रॉन Z नहीं भाई, Z दूसरी चीज है ना, Z तुम्हारा एटॉमिक नंबर है ना, Z एटॉमिक नंबर है ना, तो Z का फैक्टर जो होगा, स्क्वायर नहीं था, Z2 बाई Z1 था, Z का फैक्टर रहेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है ना, Z एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अच्छा स्क्वायर नहीं था, ओके ओके, मैं ही भूल गया क्या अपना कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ, देखो नीचे स्क्वायर नहीं किया, ऊपर स्क्वायर कर दिया हूँ, कोई बात नहीं, तो ऊपर तुम्हारा कोई बात नहीं, कर लो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4/9 तुम्हारा N1 अपॉन N2 का रेशियो आया है, तो उसके साथ Z2 बाई Z1 कर दो, तो Z2 क्या है, Z2 है तुम्हारा 4, तो 4 ऊपर रहेगा है ना, Z2 बाई Z1 है ना, तो बेरिलियम है तुम्हारा 4 और नीचे है 2, ओके ओके, सो ये कितना हो गया 2 टाइम्स, इसका आंसर 8/9 आएगा यार बच्चों, यस दिस इज द फाइनल आंसर, अब कोई एरर नहीं है, 8/9 इज द फाइनल आंसर, अब कोई भी एरर नहीं है, 8/9, 8/9 स्क्वायर नहीं था जेड में, हाँ याद आ गया अभी, वो देखो नीचे स्क्वायर नहीं लिखा था, ऊपर स्क्वायर लिख दिया था, ठीक है, इसका आंसर 8/9 है, एकदम फाइनल आंसर, अब कोई एरर नहीं है, ठीक है, 100% ट्रू, 8/9, ठीक है। अब मैंने खुद भी सॉल्व कर दिया इसको, 8/9 इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है, वो मैंने फैक्टर भूल गया, मैं वो ध्यान नहीं दिया, ठीक है। 8/9 सबका 8/9 आ रहा है, ठीक है, 8/9 कोई बात नहीं, हो जाती है गलतियां, 8/9 सबका आ रहा है, ये बताओ पहले 8/9 आ रहा है कि नहीं सबका, अगर 8/9 आ रहा है तो बहुत सही है, ठीक है, 8/9 सिर्फ एक लोग का 8/9 दिखा, और कोई नहीं है क्या 8/9 वाला, अरे 8:9 8/9 एक ही बात है, आया आया आया, सबका आया बताओ बताओ बताओ, आया 8/9 सबका आया, वेट कर रहा हूँ मैं रिस्पॉन्सेस का, अगर आया तो जल्दी बोलो, आगे बढ़ते हैं, 8/9 आया तो जल्दी बोलो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मुझे आप लोगों को रिस्पॉन्सेस मिल नहीं रहे, 8/9 कैसे आया एक बार और एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या, नहीं ना, 8/9 कैसा है एक्सप्लेन तो नहीं करना पड़ेगा ना, 8/9 एक्सप्लेन तो नहीं करना पड़ेगा ना, ओके 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 ओके, ठीक है कोई बात नहीं, चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एमयू ट्रिपल 2021 अगला, फिर से फिजिक्स का सवाल 2021 का, बोला गया है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज v, अच्छा फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n इक्वल्स टू 1 के लिए, तो n इक्वल्स टू 1 के लिए जो वेलोसिटी है वो v है, ठीक है भाई, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट इन Li2+, ओके n इक्वल्स टू 3 बोल दिया, और किसके लिए Li2+, ठीक है, इसकी वेलोसिटी पूछा है, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट में इसकी वेलोसिटी पूछा है, तो ऊपर हाइड्रोजन है लिथियम है, ठीक है, तो इसके लिए z की वैल्यू 1 ले लीजिए,
और क्योंकि लिथियम है तो इसके जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है भाई। तो हमने वेलोसिटी का भी रेशियो पढ़ा था, v1/v2 इज इक्वल्स टू, इस बार देखो उल्ट, इस बार देखो क्या होता है, v1/v2 जेड स्क्वायर अपॉन एन होता है, कंफ्यूज नहीं होने का। क्या होता है, जेड जेड स्क्वायर अपॉन एन होता है ना, तो z1 अपॉन z2, लेकिन n2 अपॉन n1 होगा, स्क्वायर नहीं होता है इसमें, याद है, z1 अपॉन z2 n2 अपॉन n1। अब सिंपल है, v1/v2 हमसे पूछा है, तो देखो अगर क्या दिया है, फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी v है, मतलब v1 की वैल्यू v दे दी और v2 पूछ रहा है भैया, v1 की वैल्यू v दे दी, v2 पूछ रहा है, तो z1 अपॉन z2 मतलब 1/3 मल्टीप्लाई बाई n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1 मतलब 3/1, 3 से 3 कट गया, इट मींस v अपॉन v2 इक्वल्स टू 1, सो v इक्वल्स टू v2, आइला v2 की वैल्यू भी v के बराबर हो गई, क्या v ऑप्शन में है क्या, अरे देखो पहला ऑप्शन ए, क्या बात है, ऑप्शन नंबर ए, नहीं v2 की वैल्यू v, क्लियर है, समझ आया, वी, यस एब्सोल्युटली, मोहम्मद नासिर का सबसे पहले आंसर आया वी। ये भी जरूरी है कि तेज आंसर कौन दे रहा है, ये भी जरूरी है, सिर्फ ये नहीं कि आंसर है, ठीक है, मेरा भी वी आया और सबका भी वी आया, ठीक है। देखो अगर कहीं मेरे से कैलकुलेशन छूट रहा है ना, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, बता देना, ठीक है, चैट सेशन में, क्योंकि हो जाता है कैलकुलेशन छूट जाता है कभी कभी, ठीक है, हर चीज पे ध्यान नहीं जा पाता इसीलिए, ठीक है, ठीक, ठीक, क्लियर, दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है, नहीं है ना, नहीं है ना जी, दिक्कत परेशानी, हाँ, सिर दर्द वगैरह देख के नहीं होना चाहिए, सब पढ़ाया है, सब पढ़ाया है भाई, सब पढ़ाया है ना, v2 की वैल्यू भी v के बराबर हो गई, ठीक है, सबको सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, सबको, नो ऑल क्लियर, ओके। सान्या त्यागी क्लास में है, हाँ बिल्कुल है, बोल नहीं रही है, और मोहम्मद यूसुफ आप क्लास में है तो समझ आ रहा है, तो एक बार प्लीज सब लिख दिया करो, यस वाई लिख दिया करो, समझ जाएंगे। चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज व्हाट, इम्यूट्रिपली 2020 फिजिक्स का सवाल है जी, फिजिक्स का सवाल, ओके, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। देखो कहते थे ना कि एम्यू ट्रिपली आता है कि नहीं आता है, बार बार पूछते रहते थे, है ना, बार बार पूछते रहते थे ना, अभी देखो अब नहीं पूछोगे, देखो क्या बोला है, इन एन एटम टू इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, अच्छा यहाँ सर्कुलर ऑर्बिट दे दिया, ठीक है, ऑफ रेडियस 4r एंड r, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन है जो, जिनका एक सर्कुलर ऑर्बिट है जिसका रेडियस है 4r एंड r, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ओके, तो हमसे पूछा है टाइम पीरियड का, याद है, और मैंने रेडियस, वेलोसिटी और टाइम पीरियड तीनों का रेशियो कराया है, ठीक है, तीनों का रेशियो कराया है, अब आंसर देखो, आंसर देखो, बताओ, दो इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, तो रेडियस रेशियो पूछा है, तो अच्छा एक काम करो, टाइम पीरियड को निकालना, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, रेडियस हमको दिया है, ठीक है, तो पहले रेडियस मार्क कर लेते हैं, लेट्स से रेडियस r1, लेट्स से रेडियस r2, तो पहला कितना दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 4r, दूसरा दिया हुआ है r, है ना, दो इलेक्ट्रॉन का, अब हमसे क्या पूछा है, रेडियस टाइम पीरियड का वो पूछा है, अच्छा टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता था, याद है, अगर मैं टाइम पीरियड के रेशियो को t1/t2 बोलूँ, तो अगर याद होगा तुमको, तो क्या होता है, टाइम पीरियड में क्यूब होता था, याद है, क्यूब होता था, कंफ्यूज नहीं होने का, तो टाइम पीरियड में क्या होता था, एन क्यूब अपॉन जेड होता था ना, तो यहाँ अगर मैं t1 को बोला हूँ तो यहाँ n1 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ t2 बोला हूँ तो यहाँ n2 का क्यूब हो जाएगा। अब रेडियस दिया है, लेकिन टाइम पीरियड में रिलेशन में n का टर्म होता है, तो पहले हमको रेडियस जो रेशियो है r1 और r2, तो अगर मैं r1 और r2 का रेशियो ले लूँ तो मेरे को n1 और n2 का रेशियो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, बोलो क्यों, क्योंकि रेडियस के एक्सप्रेशन में क्या होता है, n होता है, हमने पढ़ा है, तो n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर, अब यहाँ z1 z2 का फैक्टर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि उसने दो इलेक्ट्रॉन की बात की, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होने का, इसीलिए रेडियस रेशियो जो होगा वो n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर हो जाएगा, तो अगर मैं r1 अपॉन r2 कर दूं तो n1 अपॉन n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर, अच्छा n1 कितना है भाई, क्या बोला है, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड, देखो n1 अपॉन n2, तो रेडियस r1 कितना है, r1 है 4r, तो इसको रख दो 4r, r2 को रख दो r, तो n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर का कितना हो जाएगा, r से r कट गया, सो n1 n2 4 अपॉन 1 होगा, n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर कितने के बराबर होगा, बोलो 4 अपॉन 1 होगा। अब n t1 अपॉन t2 तो n क्यूब होता है, तो n1 अपॉन n2 का स्क्वायर तो हमको पता है, लेकिन हमको चाहिए क्यूब, n1
स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर का रेशियो 4:1 है, और अगर हमको चाहिए क्यूब तो हम क्या करेंगे बताओ, बोलो। T1 अपॉन T2 चाहिए तो अब यहाँ से अगर N1 अपॉन N2 निकालूँ तो मैं ये बताओ N1 अपॉन, पीछे दिख नहीं रहा होगा, रुक जाओ एक सेकेंड, तो मैं इधर कर लेता हूँ ना। अगर N1 अपॉन N2 निकालता हूँ तो क्योंकि स्क्वायर है तो जब मैं क्या लगाऊंगा, रूट लगाऊंगा, तो रूट से बाहर जाएंगे 2/1, तो N1 अपॉन N2 तो 2/1 आ गया। लेकिन हमको T1 अपॉन T2 के लिए क्यूब करना पड़ेगा। तो अब देखो क्यूब करोगे बहुत सिंपल सा आंसर आएगा, और इसका आंसर मुझे लग भी रहा है, इसका आंसर मुझे लग रहा है कि 8:1 होगा क्या। हाँ होना तो वही चाहिए, क्यों, क्योंकि अब T1/T2 होता है N1 क्यूब अपॉन N2 क्यूब। अब N1 अपॉन N2 कितना आया, 2/1, इट मीन्स 2/1 का होल क्यूब। इट मीन्स 2 का क्यूब होता है 8, 1 का क्यूब 1, 8:1। लीजिए जी, आ गया T1:T2। आइए अब हमारे बच्चे जो हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनसे मिलाते हैं कि 8:1 आया है कि नहीं। डी 4:1 ना सर, 2πr अपॉन MB से नहीं कर सकते क्या, 2πr अपॉन MB से कैसे करोगे ये बताओ। यहाँ कहीं वेलोसिटी का टर्म है क्या ये बताओ, रेडियस तो है, कहीं वेलोसिटी दी हुई है, निकालोगे कैसे, बोलो बोलो। हमसे रेशियो पूछा भी है, देखो जब भी रेशियो का मेंशन हो जाए ना, तुरंत फटाक से जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया उस कॉन्सेप्ट को लगाओ। डी, यस, एब्सोल्युटली डी जिसका आया सही है। बी 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 ना जी ना, ना जी ना, बी तो नहीं होगा भाई, डी सही है। अगर बी आप पिछले वाले का दे रहे हैं तो ये मैं नहीं बता, हाँ बी अगर आप पिछले वाले का दे रहे हैं लग रहा है, चलिए ठीक है, बी अगर पीछे वाले का दिया हो अभी तो बताओ, अभी डी होगा 8:1। ओके, समझ आया कैसे। अभी देखो यार, मैंने भी ये सब सवाल को सॉल्व नहीं किया है, जो सवाल मिला है उठाया है, क्योंकि समय नहीं बचता है, कॉलेज से आने के बाद ही टाइप किया ये सब, अभी आज ही, ठीक है। अगर कहीं एरर मिस्टेक होगा तो उसी को इग्नोर कर लेना, कोई बात नहीं। वैसे ये सवाल का आंसर तो मैच हुआ। अब देखो रेशियो की बात की है तो बस वो रेशियो वाला टर्म पता हो, और मैंने सब कराया है ये रेशियो, यार ऐसा मत करो ना यार, कराया कि नहीं कराया बताओ, पहले बताओ कि कराया कि नहीं कराया ये बताओ। कराया है ना ये सभी रेशियो वाला, सब कुछ कराया हूं मैं, T1 T2 V1 V2 और R1 R2 तक कराया है ना। तो समझ आया कि नहीं ये बताओ, समझ आया कि 8:1 कैसे होगा। देखो रेशियो की जब बात कर दे ना, रेशियो की बात करें तो फटाक से आप देखो Z1 अपन Z2 ने क्या कोई इलेक्ट्रॉन की बात की है, यहाँ कोई अगर एलिमेंट दिया होता हमको तो हम फिर Z1 अपन Z2 वाला फैक्टर रखते, लेकिन यहाँ हमको उससे मतलब नहीं है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन तो कट जाएंगे, दोनों की वैल्यू अगर 1 ही रख दिया जाए Z की जगह 1 ही तो दोनों का वैल्यू कट जाएगी, वैल्यू कट जाएगी तो N1 स्क्वायर अपन N2 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से N1 अपन N2 निकाल लो, और क्योंकि टाइम पीरियड का जो रेशियो होता है वो N1 अपन N2 होता है, N1 क्यूब अपन N2 क्यूब वाला टर्म होता है, ठीक है। तो हम क्यूब में रख देंगे तो सिंपली 2:1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8:1 है कि नहीं। जी समझ आया, मजा आ रहा है ये बताओ, पहले मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा होगा, आ रहा है, चलो आ रहा है, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, अगर आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। नीट यूजी 2013, क्या बोला मैंने, नीट यूजी 2013 से 2019 2019। अब देखो कर क्या रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, पहले 4 क्वेश्चन थे एमयू ट्रिपल ई के, अब कुछ क्वेश्चन आएंगे नीट के, और फिर कुछ क्वेश्चन आएंगे किसके, गेस कौन आएगा पिक्चर में उसके बाद, उसके बाद आएगा पिक्चर में जेईई। जी हाँ, जेई के भी सवाल है, चिंता ना करें। नीट का सवाल आपके सामने 2019 का, तो जो हम तीनों लेवल के लिए पढ़े हैं ना, क्या लिखा है यहाँ, जेई नीट एनएमयू ट्रिपल ई। तो अगर ये पूरा सेशन एक जेई और नीट वाला बच्चा भी फॉलो किया है तो उसके लिए भी सवाल है, इसलिए सारे सवाल है, मिक्सअप सवाल करिए सब। देखो कितना सिंपल चीज, मैंने क्या बोला था, किसी ने पूछा था कि सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो सीरीज है उससे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो देखो मैंने तुमको बताया था कि उससे सवाल क्या पूछेगा कि वो कौन से कौन से रीजन में लाई करता है। देखो लाइमैन सीरीज पढ़ा है, बामर सीरीज पढ़ा है, पाशन सीरीज पढ़ा है, ब्रैकेट सीरीज पढ़ा है, और क्या पढ़ा है भाई, पढ़ा ये है कि सर जो लाइमैन सीरीज होता है वो यूवी रीजन में होता है, जो बामर होता है वो वो किस में होता है, बोलो बोलो, वो विजिबल रीजन में होता है। और अगला क्या है, पाशन, पाशन में क्या था भाई, इंफ्रारेड IR, ब्रैकेट IR, और फंड याद है, याद है फार इंफ्रारेड। अब क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन द विजिबल रीजन, अरे रे रे पकड़ा गया, क्या पकड़ा गया, बामर, मारो भाई बामर, कहाँ है बामर, ऑप्शन नंबर बी। क्या बात है, देखो सीधा सवाल पढ़ाए हुए क्वेश्चन से आया, मजा तो सभी क्लासेस में आता है, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
सिंपल 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 कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। रिस्पॉन्स दिया करिए शान्या त्यागी आप भी, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स कम दिखा है ऊपर, ठीक है। सब लोग दो रिस्पॉन्स, ठीक है। चलो आइए आगे बढ़े। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज AIPMT प्री 2011। AIPMT प्री 2011 क्या पूछा है? द एनर्जीज E1 एंड E2 ऑफ द टू रेडिएशंस 25 इलेक्ट्रॉन। एनर्जी दी हुई है, देखो ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ लो। E1 दिया हुआ है कितना? 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 दिया हुआ है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, अगर E1 के लिए लैम्डा 1 बोल दिया जाए और E2 के लिए लैम्डा 2 बोल दिया जाए तो इन दोनों में हमको रिलेशन बताना है। अरे कितना सिंपल है भाई, मैंने क्या बताया था कि एनर्जी होता है Hc बाई लैम्डा, और मैंने ये भी बताया था कि H और C क्या है, प्रोडक्ट है, कांस्टेंट होता है, इट मींस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अरे भैया अगर मैं E1 अपॉन E2 का रेशियो ले लूं तो ये लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 नहीं हो जाएगा? अरे बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो E1 अपॉन E2, E1 कितना है भाई? 25 है। E2 कितना है भाई? 50 है। दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गई। अब लैम्डा क्या हो गया? लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, इट मींस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 25 और बटा 50 कितना होगा? 1/2, इट मींस लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ लैम्डा 1। अब कहीं दिख रहा है क्या? जरा ढूंढो। लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू कितना? लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा, या फिर हाफ। कहीं दिख रहा है? देखो ध्यान से, ऑप्शन में नहीं है क्या? ऑप्शंस में नहीं है क्या? E1 एंड E2 ठीक तो है। E1 अपॉन E2, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 ठीक है। तो कितना आया? 1/2। लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल्स टू 1/2। लैम्डा 2 इक्वल्स टू 1/2 लैम्डा 1 आना तो चाहिए। लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 1/2 लैम्डा 1, ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है यार। तो बताओ, ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है। क्या किसी को कहीं दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है यार। दिखना तो चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई ये सवाल तो ऐसे ही सॉल्व होगा। बी 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 आया तुम्हारा? कैसे आया भाई? लैम्डा 1 इक्वल्स टू लैम्डा 2? नहीं ना यार। ऐसा कैसे हो सकता है? लैम्डा 2 इक्वल्स टू 1/2 लैम्डा 1 होगा ना, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है कहीं। लगता है ऑप्शन गलत बना है, क्योंकि यार सवाल तो ऐसे ही सॉल्व होगा। 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। क्यों? क्योंकि सिंपल हमको पता है कि Hc का प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट है तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? लैम्डा के। तो अगर E1 बाई E2 लेते हैं तो इट मीन्स 25/50 है ना। 25 1/2 इक्वल्स टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। सो लैम्डा 2 विल बी क्या होगा? हाफ हो जाएगा ना। देखो इसमें थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है। आई थॉट दिस विल बी, तुम लोगों को क्या लगता है? पी होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा सर। लैम्डा इक्वल्स टू 2 लैम्डा 2, 2 का लैम्डा 2 से अरे मल्टीप्लाई होगा सर। लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, इसका रेशियो आया 1/2। तो अगर लैम्डा 2 निकालता हूं तो 1/2 लैम्डा 1, लैम्डा 1 इक्वल्स टू 2 लैम्डा। अच्छा ऑप्शन में है क्या लैम्डा 1? अरे यार अरे अरे अरे, मैं ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ लैम्डा 2 के टर्म में, आई एम सॉरी। और यहाँ ऑप्शन लैम्डा 1 के टर्म में दिया हुआ है। मैं कहूँ ऑप्शन क्यों नहीं मैच हो रहा है? एक तो दिख नहीं रहा है इसमें। अरे है भाई, बी नंबर है भाई सॉरी फॉर द कंफ्यूजन गाइस। देखो देखो, मैं लैम्डा 2 में ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ, लैम्डा 2 कहीं दिया नहीं है। लैम्डा 1 2 लैम्डा दिया हुआ है। क्या करता हूँ यार मैं अभी। ठीक है, कोई बात नहीं। एक फनी इंसिडेंट हो गया आज ठीक है ठीक है ठीक है हाँ वही चीज मेरे से के साथ हुई है। क्वेश्चन दिख नहीं रहा था ध्यान से मुझे, ठीक है। वो थोड़ा वाइट पे, वो थोड़ा बड़ा करना चाहिए था। सही बोल रहे हो, वो वाइट पे जो फॉन्ट है ना वो छिप गया था। मैं लेमडा 2 ढूंढ रहा हूँ सब में ठीक है, लेमडा 1 दिया हुआ था, मुझे लगा कि वो ऑप्शन में नहीं है। तो जो तुम लोग बी बोले तो थोड़ा ध्यान से मैं देखा तो दिखा रहे हाँ लेमडा 1 का रिलेशन है इक्वल्स टू 2 लेमडा। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। आगे बढ़े। AIPMT मेंस 2012 2012। अच्छा ये जो है ये कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था, सबको पता है ना, इन्वर्सली रिलेटेड वाला कॉन्सेप्ट है ना। Hc का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रहेगा तो दिस विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलो ना, क्योंकि पढ़ाया है तो उससे रिलेटेड मिलाते चलो कि हाँ है कि नहीं उसके अंदर, है ना। ठीक है,
मैं आंसर को लेमडा 2 के टर्म में ढूंढ रहा था वो आंसर लेमडा 1 के टर्म में दिया हुआ है, मैं ढूंढा कि यार कहीं लेमडा 1 लेमडा 2 का रिलेशन दिख नहीं रहा है जो एक्चुअली मेरा करेक्ट है। बट जब तुम लोग फोकस किए बी पे तो यस, थोड़ा मैं ध्यान से देखा तो पता चला। खैर कोई बात नहीं, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एआईपीएमटी 2012 क्या पूछा इसमें, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ पी इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई। अच्छा, पी का एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हमको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। अब सबसे बड़ा चीज नहीं बताऊंगा, कल ही पढ़ाया है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला कल ही बताया, जरा पहले फार्मूला बताओ मेरे को। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला बताओ जल्दी से। कराया था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला, कराया था। बताऊंगा नहीं मैं, ठीक है, क्योंकि अगर कल का पढ़ा हुआ चीज भूल गया ना तो बहुत दिक्कत है फिर। जल्दी से बताओ। अंडर रूट करके कुछ था, याद आ रहा है? बोलो, अंडर रूट करके कुछ याद आ रहा है? याद करो याद करो, कल के लेक्चर में पढ़ाया है फार्मूला। फार्मूला लिखो जल्दी से। एल एल प्लस वन कुछ दिख रहा था, याद करो। हाँ यस, वेरी वेरी गुड मोहम्मद नासिर। क्या था फार्मूला, बोलो बोलो। एच अपॉन 2 पाई, बोलो मेरे साथ, अंडर रूट एल एल प्लस वन, याद है? कल ही तो कराया था यार। अब P का इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, अच्छा अच्छा, तो क्वांटम नंबर में हमने कल के लेक्चर में पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि सर अगर P का कोई इलेक्ट्रॉन है तो P के लिए जरा L की वैल्यू मेरे को बताओ तो मैंने कल ही बताया था, L की वैल्यू अगर 0 हो, L की वैल्यू अगर 1 हो, L की वैल्यू अगर 2 हो और L की वैल्यू अगर 3 हो। अगर 0 हो तो S, L की वैल्यू 1 हो तो P, क्या बात है, अगर L की वैल्यू 2 हो तो D और L की वैल्यू 3 हो तो F। तो P के लिए L की वैल्यू 1। अरे यार पता चल गया कि P का इलेक्ट्रॉन है मतलब L की वैल्यू हो गई 1। अब चुपचाप से H अपॉन 2 पाई रूट में 1 1 प्लस 1, इट मीन्स एच अपॉन 2 पाई और ऊपर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2। तो एच अपॉन रूट 2 पाई, एच अपॉन रूट 2 पाई कहीं है क्या? अरे रे रे, थर्ड नंबर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो। यस, बहुत बढ़िया, थर्ड नंबर इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। वेरी गुड, सब सीखे हो, सब पढ़े हो, देखो कंसिस्टेंट रहे हो, देखो अब सवाल भी सॉल्व हो रहा है, बढ़िया बढ़िया सवाल। ठीक है, कहाँ पूछा गया था? एआईपीएमटी, नीट ही है, पहले एआईपीएमटी को बोला था मेंस 2012 में। ठीक है, पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू। ठीक, मजा आया? चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज व्हाट, एआईपीएमटी 2014। अगेन नीट वाला सेशन चल रहा है अभी। क्या बोला है, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। तो पहले डेटा लिखते चलो, लैम्डा दे दिया 45 नैनोमीटर। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दे दी, स्पीड ऑफ लाइट दे दी। क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल। अरे भैया एनर्जी पूछा है, इस बार किसने पूछा है, जूल में। कोई बात नहीं, अगर 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 एनर्जी इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा होता है तो हमको एच सी पता है, लेमडा पता है, देखो एच भी दे दिया और सी भी दे दिया। कितना बढ़िया है ना, नीट वाले कितना बढ़िया होते हैं ना, देखो जैसे तुम पूछ रहे थे कि सर देगा कि नहीं, देखो दे दिया, एनर्जी इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा। अब अगर कोई बेवकूफ, बेवकूफ़ी कहेंगे क्यों, अगर एच सी का जो प्रोडक्ट है वापस एच रख रहा है, सी रख रहा है, फिर लेमडा रख रहा है, अगर निकाल रहा है तो सबसे बड़ा गधा है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि लेमडा जब भी नैनोमीटर में होगा तो मैंने एक ट्रिक दिया था फॉर्मूले से, याद है? जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन लेमडा जब नैनोमीटर में दिया हो, इट मीन्स ऊपर लिखिए 1240 और नीचे लिख दीजिए लेमडा इन नैनोमीटर और एनर्जी पा लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन जूल में पूछा है, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन में निकाल के फटाक से जूल में कर सकते हैं, वो ज्यादा आसान है। तो अगर कोई बेवकूफ एच सी अपॉन लेमडा एच पुट कर रहा है, सी पुट कर रहा है, लेमडा पुट कर रहा है 10⁻⁹ नैनोमीटर कन्वर्ट करके, तो गधा है। डायरेक्ट फार्मूला यूज करो, 45 सीधे। अब बताओ ई की वैल्यू, जल्दी से कैलकुलेटर लेते हैं फटाफट से। कहाँ गया मेरा फोन, उठाते हैं। 1240 डिवाइडेड बाई 45, अरे कितना आया भाई, बोलो। ये आएगा 27.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी आई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन हमसे क्या पूछा है भाई, हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, बताइए किस में, जूल में। तो मैंने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होता है, और मैंने कन्वर्जन आपको बताया था। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना हो तो क्या करेंगे भाई, बोलो। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना हो, एनर्जी आई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी, 27.5, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 27.5 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ 27.5 मल्टीप्लाई बाई 1.6, 44 आया क्या?
44 इंटू 10⁻⁻19। अब चुपचाप से देखो, क्या देखो, इधर इधर लिखते हैं, इधर इधर 44 आंसर कितना आया 44 इंटू 10⁻19। अब चुपचाप से इधर देखो, क्या देखो, आंसर 44 इंटू 10⁻9 है ही नहीं। तो कुछ नहीं करेंगे, एक डेसिमल डिजिट यहाँ से हटाइए तो इसको 4.4 कर दीजिए। जैसे ही 4.4 करेंगे 10⁻18 हो जाएगा। अब देखो 4.4 का 10⁻18 दिख रहा है क्या? ढूंढो 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 ढूंढो, कहाँ है भाई? अरे ऑप्शन नंबर डी, अरे चौथा, अरे डी, अरे दिख गया, अरे जूल में आ गया। अब बताओ ये आसान है या फिर वो आसान है? बोलो। ये यस यस, दैट्स माय बॉयज, क्या बात है। ये आसान है कि वो आसान है? एच सी बाई लेमडा करना आसान है कि ये 12400 नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में दिया हो तो ये आसान है? बताओ बोलो। ये आसान है ना? आसान है कि नहीं? अरे एनर्जी निकालो, तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर निकाल लो, चाहे जूल में पूछे चाहे कहीं भी पूछे, कन्वर्ट करना बस तुम्हारा काम है। मजा आ गया, इसीलिए वो बताया था तुमको क्लास में, तुमको बताया था कि जो फार्मूला है उसका यूज करना सिखाऊंगा। सर थोड़ा बड़ा लिखा करिए, ऑप्शन नहीं दिखता। ओके, ये सही है। चलो मजा आया सीख के, हैं? खुश हो? अभी जो बड़े बड़े प्रोडक्ट करते थे करना भूल जाओ, क्योंकि कंपटीटिव एग्जाम में हो। ठीक है, एच और सी पुट करना, काटना पीटना, हालत खराब हो जाएगी, टाइम निकल जाएगा। ठीक है, सीधा ये पुट करिए, आंसर लाइए। चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज, ओहो वेलकम। पहले तो थोड़ा स्वागत करिए, क्यों भाई? जेई मेन 2023, क्या बात कर रहे हो सर, इसी साल का सवाल है, बिल्कुल इसी साल का सवाल है। जेई मेन 2023, जी बिल्कुल, ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी सवाल है, इसे मॉडर्न फिजिक्स में ही पूछा जा सकता है। बढ़िया सवाल है, स्वागत करिए। आ गया हमारा क्या, कौन हीरो? हीरो आ गया हमारा हीरो, जेई मेन 2023। अब हम जेई मेन के फेज में एंटर कर चुके हैं, पहले एमयू ट्रिपल किया, नीट किया, जेई मेन 2023 मिक्सअप। और मैं बताता हूँ कि पढ़ाया हूँ तो काम आएगा कि नहीं आएगा। अब देख लो कि कंटेंट किस लेवल का है और तुमको कितना अच्छे से पढ़ाया गया है। ठीक है, क्या बोला? इफ द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द पाशन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 720 नैनोमीटर। ठीक है भाई, क्या बोला? पाशन सीरीज, याद करो, मैंने अल्फा बीटा वगैरह लाइन बताना तुमको सिखाया था, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन, याद करो, वही चीज यहां पूछा गया। क्या पूछा गया? इफ द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन, किसकी बात कर रहा है? पासन सीरीज की फर्स्ट लाइन। थोड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे, तेज का सवाल है और द बाप ऑफ ऑल इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस एग्जाम का सवाल है जो है जेई मेन। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ पासन सीरीज की बात कर रहा है, किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है भाई, कितना दिया हुआ है? लेमडा दिया हुआ है, लेमडा फर्स्ट इसको बोलते हैं। चलो ये दिया हुआ है 720 नैनोमीटर। ठीक है सर जी, ठीक है, ठीक है। देन द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ द सीरीज इज, चलो लेमडा 2 पूछ दिया हमसे, किसकी? सेकंड लाइन, इसी पासन सीरीज की सेकंड लाइन की, किसकी? अब जरा मुझे ये बताओ कि सबसे पहले तो पासन सीरीज पहले हम ड्रॉ करेंगे भाई, क्यों? क्योंकि भाई हमको पता नहीं है कि फर्स्ट कहां से कहां, सेकंड कहां से कहां। अच्छा, पासन सीरीज के लिए कंडीशन क्या थी? n इक्वल्स टू इन्फिनिटी से कहां आएगा भाई? पढ़ा चुका है, n इक्वल्स टू 3 पे आएगा सर। इट मींस फर्स्ट लाइन, अगर फर्स्ट लाइन की बात करें तो अगर मैं पहला मान लो ये n इक्वल्स टू 3 है, इसके बाद क्या होगा? n इक्वल्स टू 4 होगा, इसके बाद क्या होगा? n इक्वल्स टू 5 होगा, इसके बाद क्या होगा? n इक्वल्स टू 6 होगा। तो अगर फर्स्ट लाइन की बात करूं तो फर्स्ट लाइन 4 से 3 तो आएगा, सेकेंड लाइन 5 से 3 तो आएगा। अब देखो फर्स्ट लाइन कहां से कहां ट्रांजिट हो रहा है? 4 टू 3। और मैंने तुमको क्या बताया था कि अगर n की वैल्यू जो बड़ी है उसको n2 मानते हैं, इट मींस n2 यहां है 4 और n1 यहां है 3। किसके लिए? फर्स्ट लाइन के लिए। और फर्स्ट लाइन के लिए अगर मैं तुमको बताऊं, क्या बताऊं, कि वेवलेंथ कैसे लिखते हैं, याद करो रेडबर्ग फार्मूला, ये भी मैंने तुमको पढ़ाया है। झूठ बोलोगे कौवा कटेगा, सब कुछ पढ़ाया है तुमको कि किसी भी लाइन का वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, कितना बढ़िया से मैं तुमको पढ़ाया था। याद करो रेडबर्ग फार्मूला। रेडबर्ग फार्मूला क्या कहता है भाई कि 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। अब देखो बोल दिया कि फर्स्ट लाइन का जो वेवलेंथ है वो दिया है कितना, यानी लेमडा 1 दिया है, इट मींस 1 अपॉन 720 इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर को वैसे ही रखो 1 अपॉन n1 स्क्वायर अपन n2 स्क्वायर। अब देखो n1 स्क्वायर, n1 किसको माने हो? क्योंकि छोटी है, कहां आ रहा है? 3 पे, पासन सीरीज है इसलिए n1 को 3 मानेंगे। इट मींस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या है, n2 इधर रखिए 4 का स्क्वायर। अब इस चीज को जरा सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि 1 अपॉन
720 इक्वल्स टू, देखो ये आर जेड स्क्वायर को वैसे ही छोड़ दो अभी। देखो नीचे 1 अपॉन क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 अपॉन 16। अच्छा 16 और 9 का एलसीएम क्या होता है बोलो? 16 ही होगा ना? 16 नहीं क्या होगा? क्या बोलते हैं 9 का एलसीएम? चलो कोई बात नहीं, फटाक से निकालते हैं। कितना हो गया 3, चलो 3 और ये कितना हो गया 16, 3 1 16 16 48 48 3 3 9। अच्छा सही रखा है ना वैल्यू भाई, ये भी तो चेक कर लो। 4 4 16 और 9, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका एलसीएम एक बार निकालो, ठीक है 16 और 9, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो 16 इंटू 9 कितना होगा? फटाक से करते हैं जल्दी से। 144, एलसीएम क्या होगा 144। अब ये 16 हो जाएगा माइनस ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 16 माइनस 9 दैट विल इक्वल्स टू 1 अपॉन 720 इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर, और ऊपर कितना कितना हो जाएगा 7 अपॉन 144। ये आया पहला इक्वेशन, इसको पहला इक्वेशन मान लो, ठीक है पहला इक्वेशन मान लो। 144 डिवाइडेड बाई 16 9 हो जाएगा, ठीक है ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब सिमिलरली यही सेम चीज लेमडा 2 के लिए, हमसे लेमडा 2 पूछा है। अब सेकंड लाइन कहां से कहां ट्रांजिट होगी ये बताओ मुझे। सेकंड लाइन के लिए पूछा है तो सेकंड लाइन कहां से कहां ट्रांजिट होगी? अगर पहली लाइन n4 से n3 ट्रांजिट हो रही है तो सेकंड लाइन कहां से कहां ट्रांजिट होगी? n5 से n3। इट मींस फॉर सेकंड लाइन, सेकंड लाइन के लिए क्या होगा ध्यान से समझो, जो तुम्हारा n2 होगा, n2 क्यों? क्योंकि n2 जो है वो बड़ी वैल्यू लेते हैं, तो बड़ी वैल्यू कहां है 5 है, तो n2 जो तुम्हारा हो जाएगा वो हो जाएगा 5। और n1 तुम्हारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा तुम्हारा 3, क्योंकि n1 तो 3 रहेगा ना भाई। तो अब इसके लिए जरा मुझे रिडबर्ग इक्वेशन लिख के बताओ कि कितना होगा भाई। जल्दी से, देरी नहीं देरी नहीं, सब लोग करो, मैं भी कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है आंसर मिला लेंगे लास्ट में कि आ कितना रहा है, ठीक है। सो अब इसके लिए अगर, तो 1 अपॉन लेमडा 2 हमको निकालना है, वो पता नहीं है। आर जेड स्क्वायर वैसे ही रखिए, 1 अपॉन क्या होता है n1 का स्क्वायर होता है ना, इट मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या होगा 5 का स्क्वायर। अब डायरेक्ट 1 अपॉन लेमडा 2 इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन, अब चेक करो 9 माइनस 25, 25 और 9 का एलसीएम मल्टीप्लाई करो फटाक से जल्दी से, 225 होगा। इट मीन्स 1 अपॉन लेमडा 2 इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा 225, ठीक है ऊपर होगा 25 नीचे होगा 9। इट मीन्स 1 अपॉन लेमडा 2 इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर, ऊपर कितना होगा 25 माइनस 9, ऊपर हो जाएगा 16 अपॉन 225। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जरा 1 और 2 को इक्वेट करो। जब इस 1 और 2 को इक्वेट करोगे तुमको क्या पता चलेगा, ये आर जेड स्क्वायर यहाँ भी है आर जेड स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों हो जाएगा क्या खत्म। तो जब आप इन दोनों का रेशियो लोगे तो रेशियो कितना हो जाएगा थोड़ा ध्यान से समझो। तो लेमडा 1 1 अपॉन लेमडा है ना, देखो 1 अपॉन लेमडा 1 है 1 अपॉन लेमडा 2 है, तो जैसे ही 1 अपॉन लेमडा 1 अपॉन 1 अपॉन लेमडा 2 दोनों का रेशियो लोगे तो आर जेड स्क्वायर कट जाएगा। ऊपर क्या थी, ऊपर थी वैल्यू 7 अपॉन 144, नीचे क्या हो जाएगी 16 अपॉन 225। और जब आप लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 इन दोनों का जब रेशियो लोगे तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान से समझो, ऊपर हो जाएगा लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 इज इक्वल्स टू, ये भी वैल्यू पूरी उल्टी हो जाएगी, तो 7 अपॉन 144 मल्टीप्लाई बाई 225 अपॉन 16, यही होगा ना? बताओ यही होगा, होना तो यही चाहिए ना? नहीं, हाँ हाँ यही होनी चाहिए। कैलकुलेशन देख लो यहाँ से थोड़ा, ठीक है अगर यहाँ तक कैलकुलेशन सही आया तो रेशियो अगर ले लो इन दोनों का रेशियो, हाँ यही तो होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट कोई बात नहीं, इसलिए तो जेई मेन का सवाल है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सीखो और यहाँ से सॉल्व करो। लेमडा 1 लेमडा 2 जरा मुझे बताओ कि लेमडा 2 की वैल्यू कितनी, क्योंकि 1 अपॉन 720 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 144, और फिर अगर मैं रेशियो ले लूँ इनका भी तो नीचे 1 अपॉन लेमडा 2 है, दिस विल बी 16 अपॉन 225 है ना। तो ये दोनों तो उल्टे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसके साथ, इट मीन्स लेमडा 2 अपॉन 720, सही तो जा रहा था मैं यार,
और ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 16/144 इंटू 225। अब निकालो आंसर, अब आ जाना चाहिए तुम्हारा आंसर। ठीक है, इतना सिंप्लीफाई कर दिया मैं। मुझे लेमडा टू जल्दी से बताओ कितनों का लेमडा टू आ रहा है। ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर में 492.1 nm एलसीएम लेना था। तो क्या सही तो लिया है? 144 ही तो होगा ना, सही तो है। एलसीएम वोल्सियम तो सही लिया है भाई। थोड़ा लेंदी हो गया बट कोई बात नहीं, लेंदी है इसलिए जेई मैंने कहा। आपने डिनोमिनेटर एक्स कर दिया, आपने डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 और 25 का एलसीएम 200 कितना होगा, 225 ही तो होगा ना। ठीक तो है यार, 25 एक 25 और 3 75 75 225, ठीक तो है यार, क्या बात कर रहे हो। सही तो है 225, इसमें गलत नहीं हुआ है भाई। 225 ऊपर जाएगा। अरे 16 मल्टीप्लाई होगा 7 से, 25 मल्टीप्लाई होगा 144 से। सही तो किया है। 16 मल्टीप्लाई होगा 7 से, 244 मल्टीप्लाई होगा 144 से। अब 16 से 144 काट दो 9 टाइम्स, तो 7/225 नीचे हो जाएगा। रुक जाओ भाई, मुझे डायरेक्ट कैलकुलेशन डायरेक्ट आंसर सॉल्व करने दो। 720 मल्टीप्लाई बाय 7, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, समय लग रहा है लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऊपर आया 5402 और नीचे आएगा तुम्हारा 225 इंटू 9, तो 5040 डिवाइडेड बाई 2025 कितना आ रहा है ये बताओ पहले। सब लोग का आंसर कितना आ रहा है पहले ये बताओ। किसी कोई एक्सपेक्टेड आंसर्स आया है? 292 आया है। और कोई, एनीवन एल्स? थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है इसलिए कोई बात नहीं। 492 nm, 492 nm ही सही लग रहा है मुझे भी सर। मेरा 492.18 nm आया है, नियरेस्ट इंटीजर में 492, 292, 492। ओके ठीक है। अगर और किसी का, हाँ अगर और किसी का 492 आया तो यस एब्सोल्युटली इट इज करेक्ट। ठीक है, प्रोसीजर समझिए। ठीक है, आंसर मैं भी, मुझे भी पता नहीं है। ठीक है यार, ऐसा थोड़ा है मुझे भी आंसर पता होगा, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन है कोई दिक्कत नहीं। अगर 492 मल्टीपल लोगों का आ रहा है तो इट मीन्स दे आर करेक्ट। कॉन्सेप्ट बस समझना था, कॉन्सेप्ट समझ गया ना कि रेडबर्ग फार्मूले का इस्तेमाल करोगे तो आंसर होगा। ठीक है, सॉरी कुछ आंख में पड़ गया है ना जी। 492 जैनुल खान का 492, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर एक्सपेक्टेड आंसर यही है तो दैट्स वेरी गुड। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो नहीं है ना। कॉन्सेप्ट तो समझ आया ना, किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है, और मैंने जो पढ़ाया था वो भी समझ आ गया होगा, आ गया है। हम्म, बोलो बोलो। क्लियर, चलिए बढ़िया 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 बढ़िया। सबको 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 क्लियर है, सबको क्लियर है ना, सबको क्लियर तो है ना भाई। हम्म, सबको क्लियर तो है ना, कोई डाउट आउट किसी को? कोई डाउट नहीं ना कैसे लिख दिए हैं, ये तो किसी को डाउट नहीं है ना। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई अप चले जाता है ना, तो मैंने 225 को ऊपर ही तो भेजा। अ- अरे 7/144 है तो ये 16 ऊपर चले जाएगा, 225। अच्छा अच्छा ओके, ये वाली बात, ओके ओके नाउ आई गॉट इट। यस 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 यस, नाउ आई गॉट इट। ठीक है कोई बात नहीं, करेक्ट कर लो। ये 225 हो जाएगा ऊपर, 16 आ जाएगा नीचे। अब ठीक है, अब ठीक है भाई, अब ठीक है। नाउ दैट्स गुड। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट में तो कोई डाउट नहीं है ना। 7/225, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए, कोई डाउट तो नहीं है ना, ये बताओ।
कॉन्सेप्ट में कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? चलिए 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 चलिए, ठीक है। ओके 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 ओके, ऑल क्लियर। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़े, लेट्स मूव। अगला क्या बोला था, फॉलोइंग फिगर अच्छा ये भी 2023 का सवाल है। इट इज आल्सो एन क्वेश्चन ऑफ 2023 जेई मेन। क्या बोला गया है कि फॉलोइंग फॉलोइंग फिगर शोज स्पेक्ट्रम ऑफ एन आइडियल ब्लैक बॉडी। अच्छा ब्लैक बॉडी पढ़ाया था, ब्लैक बॉडी, ठीक है। क्या बोला है, आगे पढ़ते हैं। एट 4 डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है, 4 डिफरेंट टेम्परेचर पे द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज। अच्छा यहाँ 5 स्टेटमेंट दिए हैं। देखो जेई मेन में ऐसे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। 5 स्टेटमेंट दिए हैं, पूछा है कि नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन कौन से है, ठीक है। पहली चीज क्या बोला, T4 सबसे ज्यादा, उससे कम T3, उससे कम T2 और उससे कम T1। अब याद करो मैंने ब्लैक बॉडी के जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाए थे तुम लोग को, ठीक है। इसमें मैं तुमको क्या बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो ग्राफ है वो शॉर्टर वेवलेंथ मतलब पीछे की तरफ शिफ्ट होता है ना। पीछे शॉर्टर वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है, घटती जाती है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, याद है, ब्लैक बॉडी याद करो, पढ़ाया है, यस। तो T4 सबसे ज्यादा होगा, हाँ ठीक है बिल्कुल, T4 कर्व में यहाँ है तो ये सबसे ज्यादा होगा। फिर T3 ठीक है, फिर T2 ठीक है, फिर T1 ठीक है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं। यहाँ हमने कितना लिया था याद है, 3000 केल्विन, यहाँ 4000 लिया था, यहाँ 5000, यहाँ 6000। तो पहला तो स्टेटमेंट सही लग रहा है, ये तो सही है, ठीक है। अगला क्या है कि द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अरे नहीं, ये कहाँ से आ गया यार, ब्लैक बॉडी में सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो, देखो अगर ब्लैक बॉडी में नहीं लेकिन आगे पढ़ोगे तो सिंपल हार्मोनिक रेजोनेटर्स होते हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस करते हैं, कैविटी वॉल होती है इसके अंदर, ठीक है। बट तुम्हारे लेवल पे अभी ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, बी जो है वो सही नहीं है अभी भी, ठीक है। द पीक ऑफ द स्पेक्ट्रम शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, बिल्कुल सी सही है, ठीक है। अगला T1/V1 T2/V2 T3/V3, अरे ये कैसे हो सकता है भाई, क्यों? क्योंकि अगर वेवलेंथ चेंज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी तो बदलेगी, तो सबका रेशियो कांस्टेंट कैसे हो सकता है। यहाँ ये जो न्यू वन है, दिस इज न्यू वन, दिस इज न्यू टू, दिस इज न्यू थ्री, ये बोला है कि टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी दोनों का रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ बदल रहा है तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो डी भी गलत है। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ साथ वेवलेंथ बदलता है ना भाई। अगला, द गिवन स्पेक्ट्रम कुड बी एक्सप्लेन यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। नहीं यार, क्यू इक्वल्स टू एन, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का कोई रोल ही नहीं है यहाँ। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्यू इक्वल्स टू एन का कोई रोल नहीं है, वो सिंपली विंड डिस्प्लेसमेंट कर्व पे काम करता है, जो कि क्या कहता है कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। इट मींस कि दो जो है वो स्टेटमेंट सही है। तो इसके मल्टीपल ऑप्शन देखो, यही तुम चकमा खाते हो, यहाँ मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, एक ए भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि उनका जो पीक है मैंने बताया था वो पीछे की तरफ शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं। ए और सी दोनों सही है यहाँ, ठीक है। टेम्परेचर, यस सर आज मेरी फर्स्ट क्लास है, मुझे क्या करना है इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग? देखो कुछ नहीं करना है, ये अगर आज तुमको समझ नहीं आ रहा है ना अभी क्या कर रहा हूँ, ठीक है, तो 11 लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। कहाँ पढ़े हैं देखोगे, देखो यूट्यूब पे जाना, ठीक है, यूट्यूब पे जाके STBG अकेडमी लिखना, ठीक है। यूट्यूब पे जाके जब आप STBG अकेडमी लिखोगे, जैसे यूट्यूब पे चले हम, ठीक है, भैया हमने लिखा STBG अकेडमी, तो देखो फटाक से क्या होगा, जैसे आप STBG अकेडमी लिखोगे तो देखो ऊपर ही पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेटेस्ट देखो, लेटेस्ट में भी तो DNF ब्लॉक का PYQ सीरीज डाला है। देखो प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाने के बाद देखो यहाँ पूरा का पूरा वीडियो पड़ा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा वीडियो पड़ा है देखो, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट भी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी है, जो भी होता है अपलोड होता है, ठीक है। तो यहाँ जाके आप देख लेना, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया ना, आ गया पेन मेरा, शिट मैंने पेन कहाँ रख दिया, यस ठीक है, क्लियर हो गया। चलो 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 चलो, क्लियर हो गया तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज if the kinetic energy of an electron is increased 4 times the wavelength of the de Broglie wave। अरे भाई साहब, जेई मेंस शिफ्ट 1 2019, सब जेई मेन के सवाल हैं। क्या बोल रहा है कि इफ द काइनेटिक एनर्जी, और याद करो याद करो याद करो, डी ब्रॉगली वेव में जिस दिन पढ़ाया था मैं तुमको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है जेई मेन के लिए, और देखो सवाल देखो 2019, ठीक है। तो एग्जाम क्वालिफाई करना, एग्जाम क्लियर करना, उससे एक स्पेशलिटी किसी इंसान का जरूर आ जाती है, उसको पता हो जाता है ना कि क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और कितना नहीं पढ़ना चाहिए और क्या सटीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड में सब कुछ तुमको पढ़ाया, देखो सवाल भी देखो मैच हो रहा है पढ़ाए हुए पे।
क्या बोला कि इफ द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड 4 टाइम, अगर किसी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको किसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, उसको 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके डी ब्रॉगली वेवलेंथ में क्या फर्क पड़ेगा। अब याद करो मैंने बढ़ाया था लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। अरे भैया अगर h कांस्टेंट है और इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट है तो जो तुम्हारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी के। तो अगर तुम काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना बढ़ा रहे हो इट मीन जो लेमडा होगा, अगर यहां मैं √4 कर दूंगा सो लेमडा का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहां से 2 हो जाएगा। इट मीन्स अगर तुम 4 गुना बढ़ा रहे हो, क्या बोल रहे हो देखो ध्यान से समझो क्या बोल रहा है, कि अगर तुम 4 गुना बढ़ा रहे हो तो 4 गुना बढ़ाने का मतलब कि तुम 2 गुना बढ़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि उसका जो वेवलेंथ है वो डिपेंड करता है रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। तो अगर इट मीन्स तुम 4 गुना का मतलब कि अगर अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो 4 गुना बढ़ाने का मतलब 2 टाइम्स करना, और अगर तुम 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी को कर रहे हो तो अगर ये 2 गुना हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये हाफ होगा कि नहीं होगा, बताओ क्यों? क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है। इट मीन्स हाफ। हाफ कौन सा ऑप्शन है भाई? 2 है, सेकंड नंबर है। याद रखो 4 गुने बढ़ाने का मतलब 2 गुना करना। क्यों? क्योंकि रूट काइनेटिक एनर्जी होता है। हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं पढ़े हो? जब भी कोई भी पार्टिकल अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। अरे वेव्स, एसएचएम एंड वेव्स, ऑसिलेशंस, क्लास 11 तुम्हारे पाप जो तुमने छोड़े हैं, इसलिए नहीं समझ रहे हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या है। हाफ सबका आया? बताओ हाफ सबका आया? हाफ आया कि नहीं आया? अरे फिजिक्स में एसएचएम और वेव्स ऑसिलेशन नाम का चीज सुना है? सिंपल हार्मोनिक मोशन वही है हाफ। वेरी गुड, हाफ सबका आया तो बधाई हो। चलिए जेई मेन ऑनलाइन 2013, द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट इमिशन लाइन इन द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज। अब देख लो, अब देख लो, वेव नंबर पूछ लिया भाई। वेव नंबर फर्स्ट इमिशन लाइन इन द बामर सीरीज। अरे वेव नंबर क्या होता है भाई? 1/λ, और 1/λ रिडबर्ग फार्मूले से हमको पता है RZ², 1/n² 1/n²। बताओ ये रिलेशन लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? वो झूठ बोलोगे ना, अभी तक जितना पढ़ाया है सब है, सब का सब है यहाँ। तो इट मीन्स वेव नंबर 1/λ के बराबर होता है, तो 1/λ फाइंड कर लो। सो 1/λ विल बी क्या? RZ²। अब क्या बोल रहा है? बामर सीरीज का फर्स्ट इमिशन, फर्स्ट इमिशन मतलब पहली लाइन। अच्छा बामर सीरीज की पहली लाइन कहां से कहां होती है? और यार पहले बामर सीरीज तो जान लो, बामर सीरीज होती है n=∞ से n=2, क्योंकि अलाइनमेंट के बाद बामर ही आता है। इट मीन्स पहली लाइन होगी n=3 से लेकर n=2 पे। इट मीन्स n2 की वैल्यू हो गई 3 और n1 की वैल्यू हो गई 2। अब क्या करना है भाई? कुछ तो नहीं, n1 की जगह 2 का स्क्वायर पुट कर दो, -3 का स्क्वायर पुट कर दो, 1/4 -1/9। ठीक है, अब अगर एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना 36 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा ये करो। 1/λ इज इक्वल्स टू RZ²। ठीक है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है तो Z की वैल्यू को 1 कर दोगे, उसको बाद में करेंगे हम। सो कितना हो जाएगा? 4 9 -4/36। दिस विल बी, यानी वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/λ इज इक्वल्स टू R। क्योंकि हाइड्रोजन एटम बोला है तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1, इसलिए R का R ही रहेगा, ऊपर हो जाएगा 5/36। इट मीन्स जो तुम्हारी वेव नंबर है वो 5R/36। अब ऑप्शन चेक कर लो कि 5R/36 कहीं है? 5R/36 3, थर्ड नंबर। अरे यहां झांको, यहां झांको, थर्ड नंबर में क्या दिया है? 5R/36। कौन सा सवाल है? जेई मेन ऑनलाइन 2013 का सवाल है। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? बोलो, अगर झूठ बोले तो समझ लेना। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? पढ़ाया है ना? पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? बोलो जल्दी, पढ़ाया है ना? बहुत ढंग से पढ़ाया है। वेव नंबर और क्या होता है ये सब, रिडबर्ग फार्मूला, वेव नंबर, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। जितना कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया उससे सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं। सब कुछ तो पढ़ा दिया यार, अब क्या चाहते हो लोग? कोई फीडबैक नहीं दिया अपना। वो जो एक चैप्टर खत्म हुआ, कितने क्वेश्चन बचे हैं? 2 क्वेश्चन और बचे हैं।
कौन से? एक ये वाले, आओ देखो पहला क्या है, द रेडियस ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज। अरे यार, सेकंड बोहर ऑर्बिट का रेडियस तो पूछा है, सेकंड बोहर ऑर्बिट मतलब n इक्वल्स टू 2। हे भगवान, ये जेईई में आ कैसे गया? 2017 का सवाल है भाई, क्या है यार। बोहर ऑर्बिट का रेडियस का फार्मूला बोलो, 0.53 n स्क्वायर बाई जेड, सबको पता है, डायरेक्ट फार्मूला एंगस्ट्रॉम में कराया था। अब सेकंड ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू को उसने 2 कर दिया, और किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू तो 1 ही हो गई ना, फिक्स हो गई ना। इट मीन जो रेडियस हुआ वो होगा 0.53 इंटू एन का स्क्वायर। आर विल बी 0.53 इंटू एन, कितना है? एन है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, यानी आर विल बी 0.53 इंटू 4। अब भाई कैलकुलेटर उठाओ, क्योंकि मैंने भी सवाल को सॉल्व नहीं किया, मुझे नहीं पता है भाई आंसर किसी चीज़ का, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि सॉल्व करके आता हूँ और कराता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है। 0.53 मल्टीप्लाई बाई 4, अरे 2.12 कहीं है क्या? जरा ऑप्शन में चेक करो। अरे रे रे, चौथा ऑप्शन, दिस इज पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। चौथा ऑप्शन, 4 ऑप्शन भाई, बल्ले बल्ले, चौथा नंबर। बताओ क्या कोई सवाल था? डायरेक्ट फार्मूला कराया है, कराया कि नहीं कराया बोलो, कराया कि नहीं कराया बोलो। डी 595351 तीनों फैक्टर होता है, ठीक है। हाँ कर लो एक्स्ट्रा क्लास, कोई बात नहीं, क्वेश्चन है तो कर ही लो। कहीं 5 9 यूज करता है, कहीं 5 यूज करता है। 5 3 मैंने शायद लिखवाया, 5 9 नहीं लिखवाया, 5 3 लिखवाया होगा। 5 9 था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 5 3 5 9 5 1 तीनों फैक्टर अलग अलग कहीं लिखे होते हैं, ठीक है। डोंट वरी, बट वैल्यू तो उसी से मैचेबल आएगी ना, 2.12, ठीक है। फिर देखो मैंने 5 9 लिखवाया होगा, 5 3 खुद लिख रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। क्लियर है? चलो क्लियर है कि नहीं ये बताओ, जल्दी बताओ। अरे भाई क्लियर तो हो गया होगा, हो गया होगा ना। आओ, क्या बोला? इफ लेमडा नॉट एंड लेमडा बी द थ्रेशोल्ड, अच्छा थ्रेशोल्ड वन का सवाल, ओके। इफ लेमडा कब आया? 2014 जेईई में ऑनलाइन, क्या बात है, 2014 जेईई में ऑनलाइन। क्या बोला? इफ लेमडा नॉट एंड लेमडा बी द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द वेवलेंथ इंसिडेंट लाइट, ओके। अगर लेमडा नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, और लेमडा तुम्हारा सिर्फ वेवलेंथ है, नॉर्मल वेवलेंथ, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, अच्छा वेलोसिटी पूछा है कि इनमें से क्या करेक्ट होगा वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में। अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया है सबको, देख लो, सब पढ़ा है, झूठ बोलोगे बड़ी मार मारेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबने पढ़ा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने इक्वेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी भाई बोलो? कि जो एनर्जी होती है, इंसिडेंट एनर्जी, वो होती है फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, याद है, मैक्स। अच्छा इंसिडेंट एनर्जी को क्या लिख सकता हूँ? एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है। फाई वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन को अगर लेमडा के टर्म में लिखूँ तो एच सी बाई लेमडा नॉट, याद करो लेमडा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता था, पढ़ाया है। और काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकता हूँ? हाफ एम बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब हमसे भी पूछा है, अरे भैया क्या है ये कोई सवाल है? आओ नेक्स्ट स्लाइड में, अब देखो एच सी अपॉन लेमडा, अब ये एच सी अपॉन लेमडा नॉट को इधर भेज दो, तो एच सी अपॉन लेमडा नॉट इज इक्वल्स टू हाफ एम भी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर। अब ध्यान से समझो, एच सी अपॉन लेमडा नॉट, अब चुपचाप से 2 को इधर भेज दो, जब 2 को इधर भेज दोगे तो जरा एच सी, इसमें से एच और सी जो है जरा उसको बाहर निकाल लो, एच और सी को बाहर निकालो, तो 2 को इधर भेज दो, एच सी को बाहर निकालो, तो 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर हो जाएगा। अब एम बी स्क्वायर है, एम को नीचे भेज दो, सो 2 एच सी अपॉन एम, सॉरी क्या होगा एक्सप्रेशन, एम को नीचे भेजो जरा, उसको नीचे नीचे नी, नी, नीचे नीचे भेजो, एच सी अपॉन एम 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट इज इक्वल्स टू भी का स्क्वायर। अब भी का स्क्वायर है, भी के लिए क्या है, स्क्वायर रूट ले लो, 2 एच सी अपॉन एम 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट, खेल खत्म। क्या ऑप्शन कहीं है? मैच करो भाई, 2 एच सी अपॉन एम लेमडा नॉट माइनस लेमडा, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसको 2 एच सी अपॉन एम एलसीएम ले लो, लेमडा नॉट माइनस लेमडा अपॉन लेमडा इंटू लेमडा नॉट, खेल खत्म। ये लो ऑप्शन नंबर पहला दिख रहा है, देखो ध्यान से, ये गलत है बरखुरदार, चौथा गलत है। ये तो एच सी तो है ही नहीं, तो दूसरा गलत, तीसरा गलत है, सही फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट का एलसीएम लोगे तो लेमडा नॉट माइनस लेमडा अपॉन लेमडा इंटू लेमडा नॉट, क्या हुआ?
सवाल पहला सॉल्व हो गया, पहला इज द करेक्ट आंसर। ए क्या बात है, बहुत मजेदार, बहुत मजेदार। अब तुम लोग सीखे हो एक्चुअल में कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब तुम देखो यार, अपने आंख के सामने देखो, 6-7 सवाल जी मैन के सॉल्व किए, एमिटेबल के सवाल सॉल्व किए, नीट के सवाल सॉल्व किए, ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दिया, और इसी चीज की बस खुशी रहती है। ठीक है। अब जो है वो सवाल हमारे खत्म हो गया, प्रैक्टिस हमने कर लिया, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद से करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इनफ होगा। ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। ठीक है।